नमस्ते बच्चों। इस वीडियो में आज हम प्राथमिक बाजार के बारे में डिस्कस करेंगे और ये समझने से पहले हमें पहले प्रीवियस हिस्ट्री अपनी याद करनी पड़ेगी कि हमने क्या सीखा था, प्राथमिक बाजार का क्या मतलब होता है और ये किस चीज़ का हिस्सा होता है। तो हमने पढ़ा था कि जो भी पूंजी बाजार होता है, कैपिटल मार्केट, उसके दो हिस्से होते हैं। देयर आर टू पार्ट्स ऑफ कैपिटल मार्केट। नंबर वन प्राथमिक बाजार या इसको प्राइमरी मार्केट के नाम से भी जानते हैं, एंड नंबर टू द्वितीयक बाजार जिसको हम सेकेंडरी मार्केट के नाम से भी जानते हैं। तो जो प्राइमरी मार्केट है, प्राथमिक बाजार है, आज हम पहले इसके बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद में हम सेकेंडरी मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे। इसे नोट कर लीजिए। प्राथमिक बाजार या प्राइमरी मार्केट का दूसरा नाम बेटा नवनिर्गमन बाजार भी होता है। नवनिर्गमन बाजार, नव का मतलब न्यू, निर्गमन का मतलब इशू और बाजार का मतलब मार्केट। तो ये नया नाम भी आप इसके साथ में ऐड कर सकते हैं। अब अपने प्राथमिक बाजार की डिटेल पर चलते हैं। पहले ये डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये सब चीज़ें हमें समझना। हम प्राइमरी मार्केट कहाँ से आया, प्राथमिक बाजार कहाँ से आया, पूंजी बाजार से, और पूंजी बाजार कहाँ से आया। तो आपको याद होगा हमने इस चैप्टर में डिस्कस किया था कि जो वित्तीय बाजार होता है उसे हम दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार। पूंजी बाजार वह बाजार जहां से कोई व्यवसायिक संगठन अपनी दीर्घकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है, और मुद्रा बाजार क्या था, वह बाजार जहां से कोई व्यवसायिक संगठन अपनी अल्पकालीन वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता है। तो वित्तीय बाजार के कितने हिस्से, दो, कौन से, पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार। और फिर पूंजी बाजार के कितने हिस्से, दो, प्राथमिक बाजार और द्वितीयक बाजार। तो सबसे पहले प्राथमिक बाजार के बारे में डिस्कस करते हैं। नए पेज पर हेडिंग डाल लीजिए प्राथमिक बाजार, और सबसे पहले इसकी परिभाषा लिख सकते हैं, वह बाजार या व्यवस्था, यहाँ पर बाजार के साथ में व्यवस्था भी लिखिएगा, वह बाजार या व्यवस्था जहां सबसे पहली बार नई प्रतिभूतियों का निर्गमन किया जाता है। अंडरलाइन द वर्ड नई प्रतिभूतियां। तो वह बाजार जहां सबसे पहली बार नई प्रतिभूतियों का निर्गमन किया जाता है, वह बाजार प्राथमिक बाजार कहलाता है। क्या कहलाता है वह, प्राथमिक बाजार। अब इस बाजार में, प्राथमिक बाजार में देखिए क्या होता है, इस बाजार में एक छोर पर, एक सिरे पर तो कंपनी होती है और दूसरे छोर पर होता है निवेशक। अब निवेशक में कोई भी हो सकता है। ये डायग्राम जरूर साथ में ड्रॉ करें प्राथमिक बाजार को समझने के लिए। जैसे कि कंपनी है, कंपनी यहाँ पर बेचती है अपने अंशों को, अपनी प्रतिभूतियों को सेल करती है, बेचती है, और खरीदते कौन है, निवेशक। अभी निवेशक देखो कौन कौन हो सकते हैं। ये निवेशक कोई बैंक हो सकता है, ये निवेशक कोई वित्तीय संस्थान हो सकता है, जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, IFCI, ICICI, इस तरह का कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो सकता है। बीमा कंपनी हो सकती है, आम जनता हो सकती है आपकी या हमारी तरह। तो कोई भी जाकर प्राथमिक बाजार से इन प्रतिभूतियों को खरीद सकता है, शेयर्स को खरीद सकता है, इक्विटी शेयर्स को, प्रेफरेंस शेयर्स को, म्यूचुअल फंड्स को प्राइमरी मार्केट से खरीदा जा सकता है। तो प्राथमिक बाजार में एक छोर पर कंपनी होती है और दूसरे छोर पर निवेशक होता है, और कंपनी बेचती है और निवेशक खरीदता है। और कंपनी अपने आप घर से प्राइस डिसाइड करके लेके आती है कि हम अपने शेयर को इतने रुपए में सेल करेंगे। तो इस बाजार के लिए कंपनी स्वयं ही अपनी प्रतिभूतियों का मूल्य निर्धारित करती है। वरना नॉर्मली हमने सुना है कि जो मार्केट होती है, जो बाजार होता है, वहां पर किसी भी चीज का प्राइस जो है वो डिमांड और सप्लाई के आधार पर निर्धारित होता है, मांग और पूर्ति के आधार पर निर्धारित होता है। लेकिन प्राइमरी मार्केट में मूल्य कैसे निर्धारित होता है, प्राथमिक बाजार में मूल्य कैसे निर्धारित होता है, कंपनी खुद अपने आप इसका मूल्य निर्धारित करके बाजार में इसे पेश करती है, और जो लोग उसको उस मूल्य पर खरीदना चाहते हैं वो खरीद सकते हैं, यदि वो नहीं खरीदना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं। इसे नोट कर लीजिए यहाँ तक, फिर आगे चलते हैं। अब बात करते हैं कि प्राथमिक बाजार में आखिर मिलता क्या है। जैसे हमने कहा था शुरू में जब हमने वित्तीय बाजार डिस्कस किया था कि सब्जी मार्केट है तो वहाँ सब्जियां मिलती हैं, फल मार्केट है तो वहाँ फल मिलते हैं, किताबों का बाजार है तो वहाँ किताबें मिलती हैं। तो प्राथमिक बाजार में क्या मिलता है बच्चों, प्राथमिक बाजार में समता अंश, पूर्वाधिकार अंश, ऋण पत्र, इस तरह की चीजें बेचे या खरीदे जा सकते हैं। लेकिन बेचता कौन है प्राइमरी मार्केट में, हु इज द सेलर, कंपनी, एंड हु इज द बायर, इन्वेस्टर्स, निवेशक। और वो निवेशक कौन हो सकता है, बैंक हो सकते हैं, बीमा संस्थान हो सकता है, और वित्तीय संस्थान हो सकते हैं, कंपनी हो सकती है, कोई आम जनता हो सकती है आपकी या हमारी तरह। नेक्स्ट पॉइंट,
प्राथमिक बाजार में पूंजी एकत्रित करने की जो विधि होती है, जिस विधि से हम प्राइमरी मार्केट में पैसा इकट्ठा करते हैं, मनी एकत्रित करते हैं, उस विधि को फ्लोटेशन विधि के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं हम उसको? फ्लोटेशन विधि, फ्लोटेशन मेथड्स। इसको नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कोई ना कोई क्वेश्चन हमें एग्जाम में जरूर मिलता है जब भी प्राथमिक बाजार की बात होती है। तो प्राथमिक बाजार में पूंजी एकत्रित करने की विधि को फ्लोटेशन विधि कहा जाता है। इस बाजार का कोई भी भौगोलिक अस्तित्व नहीं होता। तभी हमने जब प्राथमिक बाजार की परिभाषा कही तो मैंने आपको कहा कि वहां पर बाजार या व्यवस्था, इन दोनों शब्दों का इस्तेमाल करें। तो देयर इज नो फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ प्राइमरी मार्केट। प्राथमिक बाजार का कोई भौगोलिक अस्तित्व नहीं है। जैसे अगर मैं आपसे दिल्ली में पूछूं कि थोक बाजार की किताबें अगर या कॉपियां अगर थोक में खरीदनी है तो हम कहाँ जाएंगे, तो अधिकतर बच्चों का जवाब जो है वो नई सड़क होगा। अगर हम कहें मसालों का कौन सा बाजार है दिल्ली में जहां पर हम थोक में मसाले खरीद सकते हैं, तो दिल्ली में खारी बावली एक जगह है जहां से हम मसाले या इस तरह के उत्पाद खरीद सकते हैं। तो ऐसे ही अगर हम पूछें कि दिल्ली में प्राइमरी मार्केट कहाँ है, प्राथमिक बाजार कहाँ है, तो उसका हमारे पास कोई जवाब नहीं है। क्यों नहीं है हमारे पास कोई जवाब? क्योंकि प्राथमिक बाजार का कोई भी भौगोलिक अस्तित्व नहीं है। ओके, अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जो है फ्लोटेशन विधियां। प्राथमिक बाजार में, प्राइमरी मार्केट में पैसा इकट्ठा करने का क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या विधियां हैं। देयर आर एक्चुअली 5 मेथड्स, 5 फ्लोटेशन विधियां हैं जिनके बारे में हमें समझना है। अभी फिलहाल आप क्या कर सकते हैं, इन पांचों के नाम लिख सकते हैं, फिर हम इनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। सबसे पहला, विवरण पत्रिका के माध्यम से। विवरण पत्रिका, विवरण पत्रिका को हम प्रोस्पेक्टस भी बोलते हैं, प्रविवरण भी बोलते हैं। प्रविवरण, प्रोस्पेक्टस हमने 11th में पढ़ा था। तो विवरण पत्रिका के माध्यम से कोई कंपनी पैसा इकट्ठा कर सकती है और इसको आईपीओ बोलते हैं। बहुत बार अगर आपने कभी न्यूज़पेपर पढ़ा हो या पढ़ते हो तो आप देखेंगे कि कोई कंपनी जब अपने शेयर्स पहली बार इशू करती है तो उसे आईपीओ कहा जाता है। इनिशियल पब्लिक ऑफर, प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गमन, इनिशियल पब्लिक ऑफर। दूसरी फ्लोटेशन विधि है विक्रय के लिए प्रस्ताव। इन सब चीजों के बारे में अभी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तीसरी फ्लोटेशन विधि है निजी विनियोग, इसे कई बार निजी नियोजन भी लिखा हुआ मिल जाता है हमें। चौथी फ्लोटेशन विधि है हमारी अधिकार निर्गमन, राइट इश्यू। और पांचवी और आखिरी फ्लोटेशन विधि है हमारी ई आईपीओ। देखो आजकल जो लॉकडाउन का ज़माना चल रहा है इसमें किसी से कहने सुनने की बात ही नहीं। आई होप ई का मतलब सब लोग समझ चुके हैं। ई आईपीओ, ई क्लासेस, क्या मतलब है इस बात का? जब हम किसी भी प्रक्रिया में कंप्यूटर, इंटरनेट का सहारा लेने लगते हैं तो वो हमारा ई आईपीओ, ई रिक्शा, क्या बोलते हैं उसको, ई क्लासेस, तो ये सब चीज़ें हमारी उसमें चल पड़ती हैं। वैसे ई रिक्शा तो गलत एग्जाम्पल हो गया, क्या उसमें कंप्यूटर और इंटरनेट का प्रयोग होता है? तो ई रिक्शा क्यों कहा जाता है? मुझे ज़रा ज़रूर बताना आप कि ई रिक्शा को ई रिक्शा क्यों कहा जाता है जब उसका कंप्यूटर और इंटरनेट का कोई योगदान नहीं है। ई बोलते बोलते हमारे दिमाग में तो यही आ गया। तो ज़रूर बताइएगा कि ई रिक्शा का मतलब क्या होता है। ऑल राइट, तो फ्लोटेशन विधियाँ कितनी हैं? 5। चलो उनको एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहली हेडिंग नंबर 1, फ्लोटेशन विधि। सबसे पहली फ्लोटेशन विधि, प्राथमिक बाजार से पैसा इकट्ठा करने की सबसे पहली विधि है विवरण पत्रिका के माध्यम से, प्रोस्पेक्टस, बाय इश्यू ऑफ प्रोस्पेक्टस। सो विवरण पत्रिका के माध्यम से प्रस्ताव, ये हेडिंग डाल लीजिएगा। बहुत बार एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन भी आता है, वैसे भी आपसे पूछा जा सकता है। सो विवरण पत्रिका के माध्यम से प्रस्ताव, यह पूंजी एकत्रित करने का सबसे पुराना और सबसे लोकप्रिय तरीका है। कौन सा तरीका है ये? सबसे पुराना और सबसे लोकप्रिय तरीका है। दूसरा, इन सब पॉइंट्स को बेटे वीडियो को पॉज कर करके साथ साथ नोट करते जाइएगा। इसमें कंपनी विवरण पत्रिका के माध्यम से निवेशकों से प्रत्यक्ष अपील करती, इन्वेस्टर से डायरेक्टली बोलती है कंपनी की प्लीज आओ हमारी कंपनी में पैसा लगाओ, हमारी कंपनी के शेयर्स खरीदो। तो वो डायरेक्टली निवेशकों से संपर्क में आती है, डायरेक्टली इन्वेस्टर्स को बोलती है। कंपनी को पता होता है कि वो एक आवाज लगाएगी और इन्वेस्टर्स पैसा लगाने के लिए खड़े हो जाएंगे उस कंपनी में। तो विवरण पत्रिका के माध्यम से निवेशकों से प्रत्यक्ष अपील, प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्टली उनसे अपील करती है। ये डायग्राम आप जरूर ड्रॉ कर सकते हैं। जब भी हम डायग्राम की हेल्प लेते हैं
तो वो चीज़ें हमें ज़्यादा समय तक याद रहती हैं। हमने कंपनी का नाम रखा 007 लिमिटेड, आप कोई भी नाम रख सकते हो। तो 007 लिमिटेड जो है वो अपने शेयर इशू करना चाहती है, अखबार में विज्ञापन निकाला, टीवी में विज्ञापन निकाला, प्रपत्र विवरण के माध्यम से, प्रोस्पेक्टस के माध्यम से आम जनता या जो निवेशक हमने पढ़े थे, कौन-कौन निवेशक हो सकते हैं? बैंक, बीमा संस्थान, वित्तीय संस्थान, कोई कंपनी या आपके और हमारे जैसा कोई निवेशक, आम जनता। तो यहाँ पर कंपनी क्या कर रही है? सीधा या प्रत्यक्ष रूप से जनता से संपर्क बनाती है, सीधा उनसे डायरेक्ट उनसे अपील करती है। क्लियर है? विवरण पत्रिका के माध्यम से सबसे आसान, सबसे लोकप्रिय है और सबसे पुराना मेथड है। नाउ इसको नोट कर ले। नाउ कमिंग डाउन टू द सेकंड पॉइंट। दूसरा पॉइंट है हमारा विक्रय के लिए प्रस्ताव, ऑफर फॉर सेल। अब एक बात बताओ, अगर आपको अकेले सड़क पार करने में डर लगता है तो कैसे सड़क पार करते हैं? किसी की मदद से, किसी दोस्त की मदद से, कई बार अपने बड़ों की सहायता से, उनका हाथ पकड़ के। हमें डर लगता है कि एक्सीडेंट हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो हम किसी की सहायता, अगर छोटे बच्चे हैं तो वो अपने बड़ों की मदद से सड़क पार करते हैं। अब विक्रय के लिए प्रस्ताव या ऑफर फॉर सेल में क्या होता है? जितनी निडर कंपनी स्टेप 1 में थी, जो कंपनियां स्टेप 1 फॉलो करती हैं, स्टेप 1 नहीं कहूंगी, मेथड 1 कहूंगी, जो कंपनियां मेथड 1 फॉलो करती हैं विवरण पत्रिका के माध्यम से, वो बड़ी बोल्ड कंपनियां होती हैं। उन्हें पता होता है कि वो उनकी एक हुंकार पे, एक आवाज पे लोग आके इकट्ठा हो जाएंगे और उन कंपनी के शेयर्स को खरीद लेंगे। लेकिन अगर आप और हम मिलके कंपनी बनाने के बारे में सोचें और हम कहें भी हमारे शेयर्स आम जनता खरीद लेगी, क्या आपको लगता है हमारे शेयर्स इतनी आसानी से आम जनता खरीद लेगी? थोड़ा सा डाउट है। क्यों? क्योंकि हमें ज़्यादा लोग जानते नहीं हैं, हम इतने पॉपुलर नहीं हैं, इतने ज़्यादा हमारे पास में मेथड्स नहीं हैं, तरीके नहीं हैं जिसके आधार पर हम लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकें। इसलिए हमारे जैसे लोगों को जो थोड़े से डरपोक हैं या हमें ऐसा लगता है कि शायद अगर हम शेयर मार्केट में जाएँगे तो इतनी आसानी से हमारे शेयर्स नहीं बिक पाएँगे, और ऊपर से हमारे सिर के ऊपर मिनिमम सब्सक्रिप्शन का भी डंडा है। आप अगर अकाउंटेंसी की इश्यू ऑफ शेयर्स वाले चैप्टर की वीडियोस देखेंगे तो उसमें लिखा है मिनिमम सब्सक्रिप्शन, न्यूनतम अभिदान, वह न्यूनतम राशि जो एक कंपनी को शेयर्स इश्यू करने से पहले जारी करनी जरूरी है, और वो है इश्यू के अमाउंट का 90%। अगर हम अपने इश्यू के अमाउंट का 90% जनता से इकट्ठा नहीं कर पाते हैं तो वो इश्यू को खत्म होने के 8 दिन के अंदर अंदर हमें लोगों को उनका पैसा लौटाना पड़ता है। और अगर आप ना लौटा पाओ तो ऐसे में 15% के हिसाब से ब्याज दो फिर। तो इसलिए इस डर से बचने के लिए कि कहीं ऐसा ना हो कि हम आम जनता से पैसा इकट्ठा ही ना कर पाएं, लोग आए ही ना हमारे पास, तो कंपनी क्या करती है? किसी का हाथ पकड़ती है। किसका हाथ पकड़ती है? वो मध्यस्थों का हाथ पकड़ती है। उन मध्यस्थों को हम अभिगोपक कहते हैं, दलाल कहते हैं, या कुछ निर्गमन ग्रह होते हैं। इंग्लिश में अगर हम बात करें तो मध्यस्थ, मीडिएटर्स। अभिगोपक, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है अभिगोपक। इसको इंग्लिश में हम अंडर राइटर्स के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अंडर राइटर्स के नाम से। बहुत इंपॉर्टेंट है इनके बारे में जानना। हु आर अंडर राइटर्स? अभिगोपक कौन होते हैं? ये वो लोग या वो संस्थान या वो संगठन होते हैं जो कंपनी को ये आश्वासन देते हैं कि हम बाजार में आम जनता को तुम्हारे शेयर्स बिकवाने में मदद करेंगे, और अगर खुदा ना खास्ता तुम्हारे शेयर्स ना बिक पाए तो उन्हें हम खरीद लेंगे। देखो, कंपनी के चेहरे पर चिंता की लकीरें हैं। क्यों है चिंता की लकीरें? क्योंकि कंपनी को डर है कि शायद उसके शेयर्स शेयर मार्केट में आसानी से नहीं बिक पाएंगे। तो जब कंपनी किसी मध्यस्थ का सहारा लेती है, किसी अभिगोपक का सहारा लेती है, मीडिएटर का सहारा लेती है आम जनता तक पहुंचने के लिए, तो उसे विक्रय के लिए प्रस्ताव का नाम दिया जाता है। तो नंबर 1, सबसे पहले वाले में विवरण पत्रिका के माध्यम से प्रस्ताव में कंपनी ने सीधे जनता को प्रपोज किया था। यहाँ पर कंपनी एक मध्यस्थ की सहायता से जनता तक पहुंचने का प्रयास कर रही है। इसे नोट डाउन कर लीजिए और एक लाइन ऐड कर सकते हैं कि इस विधि में कंपनी मध्यस्थों की सहायता से प्रतिभूतियों का निर्गमन करती है। ऑल राइट। थर्ड विधि, तीसरा मेथड, निजी विनियोग, प्राइवेट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स। कंपनी को आम जनता के पास नहीं जाना। कंपनी को लगता है कि आम जनता के पास जाने में एक तो खतरा है कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिलेगी या नहीं मिलेगी, दूसरा उसमें टाइम भी बहुत लगता है। तो ऐसी स्थिति में कंपनी क्या कर सकती है? डायरेक्टली कुछ मध्यस्थों के पास, कुछ वित्तीय संस्थानों के पास,
बैंकों के पास, विकास बैंकों के पास या अन्य कंपनियों के पास, यानी कि ऐसे में कंपनी क्या कहना चाहिए, आम जनता के पास नहीं जाती है। कहाँ जाती है? बड़े-बड़े संगठनों के पास, बैंकों के पास, वित्तीय संस्थानों के पास या दूसरी कंपनियों के पास जाती है। तो इस विधि में क्या होता है, एक बात तो ये याद रखनी है कि यह पूंजी इकट्ठा करने की तीव्र विधि है, बहुत ही तीव्र तरीका है, बहुत ही तेज तरीका है। और इस विधि में कंपनी केवल कुछ संस्थागत निवेशकों को ही अपने अंश जारी करती है। संस्थागत निवेशक जैसे, ये सारे नाम आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। कौन कौन है वो संस्थागत निवेशक? वित्तीय संस्थान, बैंक, एलआईसी, विकास बैंक मतलब डेवलपमेंट बैंक, आईडीबीआई, एसआईडीबीआई, स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन, एसएफसी, ये सारे विकास बैंकों की श्रेणियों में आते हैं। या फिर कोई भी कंपनी, हम रिलायंस के पास जा सकते हैं, हम उसे कह सकते हैं कि प्लीज़ आप हमारे शेयर्स खरीद लो। 20% इसने खरीद लिए, 10% इसने खरीद लिए, 40% इसने खरीद लिए और बाकी बचे हुए 30% रिलायंस ने खरीद लिए। तो हमारे 100% के 100% शेयर्स जो हैं वो बिक गए और हम न्यूनतम अभिदान वाले खतरे से भी बच गए। इसे नोट कर लीजिए। चौथा तरीका है अधिकार निर्गमन या राइट इशू। ये कौन कंपनी जारी कर सकती है? जो पहले से मौजूद है कंपनी और जिसने पहले से भी अपने अंशों का निर्गमन किया है, पहले से ही अपने शेयर्स को इशू किया हुआ है, कुछ अंशधारक उसके पहले से ही मौजूद हैं। हमें कोई हेल्प चाहिए, हमें कुछ काम चाहिए करना है, तो हम पहले अपने पड़ोसियों को और अपने रिश्तेदारों को कहेंगे। तो ये जो पहले से मौजूद अंशधारक हैं, ये उन कंपनियों के रिश्तेदार और पड़ोसी हैं। तो कंपनी क्या करती है, ये वो कंपनी इशू नहीं कर सकती अधिकार निर्गमन जो सबसे पहली बार शेयर इशू कर रही हो। आप और हम जब शेयर इशू करेंगे तो हमें तो फर्स्ट सेकंड अलग मेथड्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इस मेथड का इस्तेमाल हम नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारे शेयर होल्डर्स मौजूद ही नहीं है। तो जब एक बार हम अपने शेयर होल्डर्स बना लेंगे, उसके बाद में हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अधिकार निर्गमन में क्या होता है कि इस विधि में कंपनी पहले से मौजूद अंशधारकों को, जो पहले से मौजूद उसके शेयर होल्डर्स हैं, उनको अपने नए अंश या अपनी नई प्रतिभूतियां बेचती है। इन शेयर धारकों को वो अपने अंश या प्रतिभूतियां बेचने का अधिकार देती है, राइट देती है। जबरदस्ती थोपती नहीं है कंपनी उनके ऊपर, उन्हें राइट देती है कि भाई तुम हमारी कंपनी के शेयर्स खरीद सकते हो यदि चाहते हो तो। अब ये उनकी मर्जी है, इन मौजूदा अंशधारकों की मर्जी है कि वो उन कंपनी के शेयर्स को रखें, उन कंपनी उस अधिकार का इस्तेमाल करें, उस अधिकार को किसी और को बेच दें या फिर उस अधिकार को ऐसे ही जाने दें। ये उस अंशधारक की मर्जी है। ओके, तो ये वाला जो मेथड है, ये कोई नई कंपनी कभी भी यूज नहीं कर सकती है, क्योंकि इस मेथड को यूज करने के लिए कंपनी के पास पहले से शेयर होल्डर्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। लास्ट मेथड, आखिरी मेथड, EIPO, इलेक्ट्रॉनिक प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गमन। जब प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गमन वाला काम, यानी कि फर्स्ट स्टेप वाला काम, विवरण पत्रिका के माध्यम से जो प्रस्ताव वाला काम था, वो सारा काम ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से किया जाए, अंडरलाइन कर लीजिए, ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से किया जाए, तो यह EIPO कहलाता है। क्या कहलाता है ये? EIPO, इलेक्ट्रॉनिक इनिशियल पब्लिक ऑफर, या हिंदी में यदि बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गमन। तो इसे नोट कर लीजिए, हमारी लास्ट विधि है। सो दीज वर ऑल दी 5 मेथड्स, ऑल दी 5 फ्लोटेशन मेथड्स इन प्राइमरी मार्केट। प्राथमिक बाजार की फ्लोटेशन विधियां एक बार जल्दी से समराइज करते हैं। कितनी फ्लोटेशन विधियां हैं? 5। सबसे पहले विवरण पत्रिका के माध्यम से आम जनता को अप्रोच करते हैं, विक्रय के लिए प्रस्ताव में मध्यस्थ को, अभिगोपकों का सहारा लेते हैं, निजी विनियोग में बड़ी बड़ी कंपनियां, बड़े संस्थानों के पास जाते हैं, अधिकार निर्गमन में पहले से मौजूद अंशधारकों के पास जाते हैं, और EIPO में यही वाला सारा काम ऑनलाइन प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो ये वीडियो को देख के प्रॉपरली नोट्स बनाइएगा। अगली क्लास में हम द्वितीयक बाजार या सेकेंडरी मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।